नमस्कार, अमर उजाला काव्य कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 बज चुके हैं और हम रोज की तरह हाजिर हो गए हैं एक नए मेहमान के साथ। इसी क्रम में आज आपसे मुखातिब होंगे कवि और आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव। उत्तर शती की हिंदी कविता के परिदृश्य में जिन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उनमें जितेंद्र श्रीवास्तव एक अनिवार्य उपस्थिति हैं। आज के बाजारवादी चमक दमक के दौर में भी हिंदी कविता को बाजारू प्रलोभनों से बचाकर विश्वसनीयता के धरातल पर प्रतिष्ठित करने की रचनात्मक प्रतिबद्धता जितेंद्र जी को अपने समकालीनों में विशिष्ट बनाती है। यही कारण है कि जितेंद्र अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक पठित, प्रशंसित और पुरस्कृत कवि हैं। जितेंद्र जी, अमर उजाला काव्य कैफे में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी सर, कोरोना काल में कैसे सबको वक्त गुजर रहा है और क्या लिख रहे हैं कुछ नया? अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा कविता संग्रह सूरज को अंगूठा आया है और इन दिनों जैसा माहौल है, जैसी चीजें हैं, कुछ कुछ इसको लेकर भी गद्य और कविताएं दोनों मैंने लिखी हैं। चल रही हैं लगातार, लिखना चल रहा है। थोड़ा सा प्रकाश डालें अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में और किस तरह से आप इस तरफ बढ़े, साहित्य की तरफ। जी 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 जी। जो मित्र जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ, गांव में मेरी आरंभिक परवरिश हुई। उसके बाद गोरखपुर शहर में मैं पहुंचा। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरी उच्च शिक्षा हुई और इन दिनों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मैं अध्यापन करता हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो कविता लिखना तो मैंने गांव में ही शुरू कर दिया था जब मैं बहुत छोटा था। बल्कि मेरी पहली कविता तब छपी थी जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था। उसके बाद कुछ गैप रहा और 1990 के आसपास मेरी कविताएं लगातार फिर पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। लगभग सभी बड़ी पत्रिकाएं जिनको हिंदी में स्वीकृति प्राप्त है, उन पत्रिकाओं में मेरी कविताएं आने लगी। पाठकों की, आलोचकों की, जो सहृदय समाज था, उनका स्नेह मिलने लगा मुझे और क्रमशः यह बढ़ता रहा। फिर पहला कविता संग्रह आया इन दिनों, हालचाल, जिसे इलाहाबाद की एक प्रतिष्ठित पत्रिका कथ्य रूप ने प्रकाशित किया था। उसके संपादक, उनको मैं याद करना चाहता हूँ, वो स्मृति शेष हैं, श्री अनिल श्रीवास्तव जी। मुझे ही नहीं, उस दौर में उन्होंने निलय उपाध्याय, तमाम लोगों का संग्रह उन्होंने वहां से प्रकाशित किया था और हम सब धीरे धीरे कविता के परिदृश्य पर उपस्थित हुए थे मजबूती के साथ। तो उसके बाद मेरा संग्रह अनभय कथा आया। फिर असुंदर सुंदर नाम का मेरा संग्रह आया भारतीय ज्ञानपीठ से। फिर प्रेम कविताओं का संग्रह आया बिल्कुल तुम्हारी तरह नाम से। फिर मेरे किशोर दिनों के मित्र दिनेश रणेत ने मेरे पहले संग्रह इन दिनों हालचाल को पुनः संपादित करके प्रकाशित किया। उसके बाद फिर कायांतरण नाम का मेरा संग्रह आया। फिर बेटियां नाम से मेरी कविताओं का एक संग्रह आया, जो कि बेटियों से संबंधित कविताओं का एक मुकम्मल संग्रह है और हिंदी में अब तक इस तरह का अकेला संग्रह है, जिसे एक बहुत अच्छे प्रतिबद्ध युवा आलोचक कमलेश वर्मा और सुचिता वर्मा ने संपादित किया है। फिर उजास नाम से मेरा संग्रह आया, जिसमें मेरे 3 आरंभिक संग्रहों को पुनः प्रस्तुत किया गया। और अभी जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि इसी विश्व पुस्तक मेले में मेरा जो नया संग्रह है वो आया सूरज को अंगूठा नाम से। बीच में प्रतिनिधि कविताओं का एक बहुत प्रतिष्ठित श्रृंखला है कवि ने कहा नाम से, किताब घर प्रकाशन की, उसमें भी मेरा संग्रह आया। और मेरी काव्य यात्रा में गांव के बाद गोरखपुर के परिवेश ने बड़ी भूमिका निभाई। उस दौर के मित्रों ने, वहां के लोगों ने, एक तरह से कहें कि गोरखपुर वो शहर था जहां मेरे कवि ने आकार लिया, जहां मैंने कविता का और प्रेम का व्याकरण सीखा, जीवन का व्याकरण सीखा। और उसके बाद जब मैं उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू पहुंचा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली आया, तो जाहिर है कि और परिपक्वता मिली मेरे लेखन को, मेरे विचारों को, और वह यात्रा लगातार चल रही है और आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आपसे बात कर रहा हूं। जी, कहाँ से शुरुआत करना जी, चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है तो मुझे लगता कहाँ है से कि आप अभी मेरी एक क्या कविता, सुनाना चाहेंगे? जी जी, अभी मेरी एक कविता इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत
प्रसारित हो रही है, उसके पोस्टर भी बना रहे हैं लोग। कई लोगों ने उसे अपनी आवाज में प्रस्तुत किया है। ताइवान में रहने वाले युवा कवि देवेश पतसरिया ने उसका वीडियो बनाकर भेजा है। बहुत छोटी सी कविता है। इन दिनों घर एकदम केंद्र में आ गया है। आप देखें कि इस समय अगर कोई शब्द बार बार केंद्र में है, सबकी आत्मा में समाया हुआ है, सबकी चेतना में समाया हुआ है, तो या तो वो कोरोना है या घर है। दो ही शब्द हैं। आदमी बार घर की तरफ है। घर ही आपकी कहें कि वही शरण स्थली है जहां पर जीवन है। तो ये कविता है छोटी सी, घर प्रतीक्षा करेगा। और छोटी सी कविता है, सुने। जो नहीं लौटे घर उनकी प्रतीक्षा करेगा, जो नहीं लौटे घर उनकी प्रतीक्षा करेगा। यह सच बार बार झांकेगा पुतलियों में, जो समा गए धरती में, जिन्हें पी लिया पानी ने, जो विलीन हो गए धूप और हवा में। वे लौटेंगे कैसे, कहां से, फिर भी घर उनकी प्रतीक्षा करेगा, फिर भी घर उनकी प्रतीक्षा करेगा। सृष्टि में किसी के पास नहीं घर जैसी स्मृति। घर कुछ नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं घर। घर कुछ नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं घर। तो मुझे लगा कि यह कविता प्रासंगिक है और इसी से आरंभ करना चाहिए आज के काव्य पाठ का। बिल्कुल, बहुत ही साफ तौर और पर देखा जा रहा है कि जी लोग घरों जी की तरफ दौड़ रहे हैं अपने। जी बिल्कुल, सबके केंद्र में घर है। मतलब कहें कि हर आदमी घर पहुंच जाना चाहता है। और हम सब जो अपने अपने घरों में भी हैं, हम जानते हैं कि घर से सुरक्षित कोई जगह नहीं है सृष्टि में। एक और छोटी सी कविता सुनाता हूं मैं। कठिन दिनों में कैसे हमें अपने सपनों को बचा कर रखना चाहिए। अ, हमारी परीक्षा ही कठिन दिनों में होती है। सामान्य दिनों में जब हम जीवन जी रहे होते हैं तब बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। छोटी सी कविता है, देखिएगा। सपने, सबसे हसीन सपने। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, न घर न पेड़ न गड्ढे न पत्थर, न बादल न मिट्टी न चिड़िया चुरुंग, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता अंधेरे। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, न घर न पेड़ न गड्ढे न पत्थर, न बादल न मिट्टी न चिड़िया चुरुंग, हाथ को हाथ भी नहीं सूझता अंधेरे में। पर कैसा आश्चर्य, दुनिया के सबसे हसीन सपने हमेशा देखे जाते हैं अंधेरे में ही। दुनिया के सबसे हसीन सपने हमेशा देखे जाते हैं अंधेरे में ही। और इस अंधेरे समय में भी हम मनुष्यता के सुंदर सपने देख रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि ये जो बुरे दिन हैं बीत जाएंगे और अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक और कविता इसी से संबंधित मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि जरूरी है। आज आज लखनऊ के एक अखबार ने सोशल मीडिया से उठा करके इस कविता को दिया है अपने पन्ने पर। और ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, 1992 में ये कविता लिखी थी। लेकिन कैसे कविताएं समय को पार करके दूसरे समय में प्रासंगिक हो जाती हैं। देखें इस कविता को। फिर भी टूटा मौन। दिन बीमार हुए फिर आहट कैसी, आता जाता कौन। दिन बीमार हुए फिर आहट कैसी, आता जाता कौन। टपक रही पीड़ा पांवों की, दर्द का वारा पार नहीं। हैं तो सपने दिल में लेकिन खुशियों की बारात नहीं। हैं तो सपने दिल में लेकिन खुशियों की बारात नहीं। टपक रही पीड़ा पांवों की, दर्द का वारा पार नहीं। दिन बीमार हुए फिर आहट कैसी, आता जाता कौन। दुख से बोझिल हर क्षण जीवन, फिर भी टूटा मौन। झरझर झरते सारे पत्ते, बाकी हैं सूनी डालें। फैलाए अपनी अंजुरी, सौराए दिन होते काले। फैलाए अपनी अंजुरी, सौराए दिन होते काले। सन्नाटे की दीवारों पर कील ठोंकता बढ़ता आता कौन। दिन बीमार हुए फिर आहट कैसी, आता जाता कौन। दुख से बोझिल हर क्षण जीवन, फिर भी टूटा मौन। सन्नाटे की दीवारों पर कील ठोंकता बढ़ता आता कौन।
ये हमारे समय का यथार्थ बन चुका है। एक छोटी सी, जी, एक और छोटी सी कविता पढ़ता हूं। पूरब का आदमी हूं, बहुत छोटी सी कविता है। पूरब का आदमी हूं, टूट कर प्यार करता हूं, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, दसों दिशाओं से, समूची सृष्टि, समूचे ब्रह्मांड से। पूरब का आदमी हूं, टूट कर प्यार करता हूं, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, दसों दिशाओं से, समूची सृष्टि, समूचे ब्रह्मांड से। मेरा पूरबियापन और भीगा मन मेरी ताकत है, मेरी सीमा नहीं। मेरा पूरबियापन और भीगा मन मेरी ताकत है, मेरी सीमा नहीं। मुझे लगता है कि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, जो सब पूरब की ओर लौट रहे लोग हैं, हमें इनके दुख में इनका साझेदार होना चाहिए। और इसीलिए ये कविता मैंने आज यहाँ पढ़ी, इसका पाठ किया। और मैं सोचता हूँ कि एक और कविता पढ़ता हूँ। एक पुराना खेल, किसी दिन उत्तर एकाएक दक्षिण हो जाए, या दक्षिण इस तरह अखबार में भर ले उत्तर को कि कुछ देख ही ना पाए पूरब पश्चिम, तो इसे भ्रम न मानना आंखों का। तो इसे भ्रम न मानना आंखों का, यह खेल पुराना है, यह नाभिनाल बद्ध है खून लगे मुंहों से। इसका कोई लेना देना नहीं राजधानी के चारों ओर जल रहे पराली से। हवा में घुली राख से बहुत बहुत अधिक जहरीली है मनुष्यों को नाधने और जोतने की कामना। जो थामना चाहते हैं पृथ्वी की लगाम, जो थामना चाहते हैं पृथ्वी की लगाम, वे विलोप कर सकते हैं किसी का किसी में। इसलिए जिसे तुम समझ रहे हो उत्तर, संभव है वह मुलम्मा हो बस दक्षिण की देह पर कौशल से पोता हुआ। दक्षिण की देह पर कौशल से पोता हुआ। और मुझे लगता है कि तमाम मित्र जो इसको सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ और कविताओं का भी पाठ करूं। कुछ कविताएं मैंने छांट रखी हैं, अगर कहीं से कुछ आ रहा हो आपके पास तो बताएं, अन्यथा मैं एक कविता और पढ़ रहा हूं। पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। छोटी सी कविता है, सुने। पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है, जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग में। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है, एक करवट दाग। उसके एक करवट रंग है, एक करवट दाग। वह सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का, उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग, चुटकी भर दाग। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। सुनो, पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। सुनो, पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखना, वहां कई तस्वीरें होंगी रंग के दाग में और दाग के रंग में बदलने की। भूलना मत, याद रखना बेटियों, समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। एक प्रेम कविता सुनाता हूँ। मित्र हैं यहाँ पर ढेर सारे, और कई तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। तो एक तो छोटी सी कविता है। आना, कहीं भी जाना अनिवार्यतः होता है कहीं से आना। कहीं भी जाना अनिवार्यतः होता है कहीं से आना। आना ही सत्य है पूरा, जाना तो बस एक प्रक्रिया है फिर आने के लिए। जाना तो बस
एक प्रक्रिया है फिर आने के लिए। और एक और छोटी सी कविता सुनाता हूं जो मुझे लगता है कि इस समय के लिए बहुत प्रासंगिक है, और ये पंक्तियां कंठ में समा सकती हैं। कांप रहा है दिन और धूप भी पियराई है, कांप रहा है दिन और धूप भी पियराई है, न जाने कौन ऋतु आई है, न जाने कौन ऋतु आई है। और अब सुने चुटकी भर में। जी। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ। संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ। यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरे स्मृतियां, बटोरो न बटोरो चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां, तुम्हारी थकावट बांटती। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां, तुम्हारी थकावट बांटती हुई। जहां भी करोगी विश्राम बैठकर, वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं, यह कैसे हो तुम रहो मैं नहीं। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है, मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। और मुझे लगता है कि मैं इस कविता का पाठ करता हूं और बार बार इस कविता के पाठ के लिए मुझसे आग्रह भी किया जाता है। अमर उजाला ने भी अपने पृष्ठ पर बहुत पहले इस कविता को लगाया था। मेरी सबसे प्रसिद्ध कविता, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये मेरी सबसे प्रसिद्ध कविता है, सोन चिरई। जी। मैं आज सोन चिरई कविता का पाठ करता हूं अमर उजाला काव्य के श्रोताओं के लिए, जो देश और विदेश में बैठे हुए हैं इस समय। और मित्रों, सुनिए इस कविता को। यह एक सोहर सुनने के बाद लिखी गई कविता है। इसका मूल आधार एक सोहर है, और सोहर आप सब जानते हैं, पुत्र पैदा होने पर जिस शुभ गीत का गायन किया जाता है वह सोहर होता है। तो इस वो गीत इस कविता की पृष्ठभूमि में है। कविता सुने। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो वसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई नहीं होगी, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि वह उसे खा ले। चिरौरी की कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो।
वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बाँझ हो जाऊं। सोन चिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना और कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बाँझ हो जाऊंगी। क्या बात। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। क्या बात। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाँझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती। अब सोन चिरई क्या करती, उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बाँझ नहीं होती। वे रचती हैं, वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। क्या बात है। तो आ, आज इन कविताओं का पाठ हुआ, और यदि अभी लोग सुनना चाहें तो कुछ और कविताएं सुनाई जा जी, सकती हैं। समय का अभाव है। और यदि समय का अभाव है जितेंद्र जी। जी और जी 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 उम्मीद है कि आपकी कविताएं जो आपने रचना पाठ किया है उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया होगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि जो भी आपका काम चल रहा है, जो अभी आप कर रहे हैं और जो रचनाएं आप कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और अमर उजाला काव्य कैफ़े में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।